वेलकम टू दिस शॉर्ट वेबिनार जो हम लोगों ने एक अपने इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए और प्राइवेट सर्कुलेशंस के लिए क्रिएट किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर है कि आज हम लोग जो भी बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो कल के अनाउंसमेंट्स हैं रिगार्डिंग शटडाउन और वाइंडिंग अप ऑफ देयर फ्यू स्कीम्स, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम लोग ये शॉर्ट वेबिनार कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए और समझ आए एग्जैक्टली कि इस स्टेप से आपको क्या रिएक्शन लेने हैं या क्या एक्शंस लेने हैं। So when you go on the action side, so first of all you have to understand that yes, this is the basic news कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट स्कीम्स को इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया है। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। कुछ इवन म्यूचुअल फंड इज नॉट अ वेरी मैच्योर्ड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सो बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ भी या फिर बहुत सारे डिफरेंट कंसल्टेंट्स जो म्यूचुअल फंड से नहीं जुड़े हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग सम मिसलीडिंग एडवाइस और स्टेटमेंट related to this action. So first of all, this webinar is aimed to give you a complete clear clarification because we understand mutual funds completely, and as a mutual fund distributor we basically know exactly what this action means. तो मैं उसी की क्लैरिटी अगले 15-20 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, सो दैट कहीं की किसी भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज मत होइए। और even the best of the editors in the media industry are not giving the right statement. So please believe me, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही रिएक्शन दे पाएंगे इस एक्शन का। So let's go ahead and see what to discuss for our reactions. तो पहले तो हम ये समझ लें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जो बंद किया है अपनी 6 स्कीम इमीडिएट इफेक्ट में, तो उसमें हमें 3-4 पार्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद किया है तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में जानेंगे। क्लोज डाउन किया है तो ऑब्वियसली क्या होता है क्लोज डाउन का मतलब ये जानेंगे। और डेट स्कीम को क्लोज किया है तो क्या होता है डेट स्कीम और इक्विटी स्कीम। तो जब हम ये 3 बेसिक की वर्ड्स के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे तो हमारी सारी बात क्लियर हो जाएगी और जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं वो आप समझ जाएंगे। सो लेट्स गो टू ऑल दीज 3 थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द बेसिक action. So about FT, as I said, no question at all of the trust, no question at all about their knowledge, their expertise, everything. So ये एक पिक्चर ही आपको सब कुछ बोलता है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ समझने और बोलने की ज़रूरत नहीं है। So एक reputed institution है, तो पहले तो जहाँ से ये एक्शन आया है वो इंस्टीट्यूशन कोई छोटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। Everything is known here. So that is one. The second is, in India also they are not new. Almost 2 decades से हैं या ज़्यादा ही. So if you see 1996 में इनका ऑपरेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट स्कीम आया था इनका फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्रोथ फंड। So that was really something, और वहाँ से जो इनकी जर्नी है that is very very nice. So no one can question about it. So that is again something which you should know. ना अब जो दूसरा था हमारा इंपॉर्टेंट कि किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है, पहले उसकी रोल समझिए, तभी आप फ्रैंकलिन को उससे अलग करके समझेंगे या उसी में उसके साथ रिलेट करके समझेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स यानी म्यूचुअल फंड्स जो बेसिकली हम जैसे शब्द देते हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट का अलग से कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो एक व्हीकल है to reach various issuers you know, there can be the people जो accept money करते हैं, जो इनको पैसा लेना होता है, चाहे इक्विटी रूट से चाहे उधार के रूट से। so whatever route they adopt, they issue an instrument, they issue a paper. so वो पेपर, वो प्रोडक्ट को हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहते हैं, और कभी कभी हम नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी पैसे देते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और गोल्ड हो सकता है। तो ऐसे कोई चीज़ होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल हैं, उनको भी आप जब पैसा देते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है, इशू होता है प्रोडक्ट का रिसिप्ट या प्रोडक्ट खुद। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल व्हिच टेक्स यू थ्रू दीज डिफरेंट इशूअर्स, और वो आपको बता देता है कि भाई साहब मुझे पैसा दोगे तो मैं इस इशूअर के पास आपको ले जाऊंगा।
दे लॉन्च डिफरेंट व्हीकल्स, और एक व्हीकल नहीं होता दोस्तों, उसके बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं म्यूचुअल फंड के। एंड इट्स समथिंग लाइक अ फ्लीट ऑफ बसेस एक बस स्टैंड पे खड़ी है, एक ट्रांसपोर्ट स्टेशन पे खड़ी है, और वहां पे काफी सारे बसेस होते हैं, सबकी अलग अलग ऑब्जेक्टिव होती है। कोई बस कहता है मैं मनाली जा रहा हूं, कोई कहता है मैं चाइना जा रहा हूं, कोई कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूं। एवरी बस हैज अ डिफरेंट डेस्टिनेशन. So that is important to learn about mutual fund. You cannot say that I can just blindly sit into a bus. You have to choose the destination which is matching or in line with your objective. अब आपको ठंड में नहीं जाना, आपको मनाली नहीं जाना है, आपको नहीं सूट करता है विंटर, सो आप थोड़ी जाके मनाली के बस में बैठ जाओगे, तो ऑब्वियसली यू विल चूज डिफरेंट बस. सो म्यूचुअल फंड कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप इसी बस में बैठो, उनके पास मल्टीपल बसेस होती हैं, और वो जो बस की फर्स्ट डे लॉन्च होती है उसे एनएफओ कहते हैं, न्यू फंड ऑफर. तो न्यू फंड ऑफर के दिन वो बस लॉन्च होती है कि दोस्तों आइए, एक नए नेपाल के लिए नई बस खुली है, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी, आप जरा मेरे ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़िए और उस जर्नी के बारे में समझ लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, एंड वंस यू रीच देयर यू विल रियली रिलिश योर ड्रीम. तो इस तरह वो बोलता है. तो ये जो एनएफओ का अनाउंसमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है. ओपन एंडेड का मतलब जो बस का ड्राइवर होता है या बस का जो मालिक होता है वो कहता है दोस्तों इस बस में मैं जा तो रहा हूं नेपाल और बहुत मजेदार जर्नी भी होने वाली है, बट जो लोग आज एनएफओ में नहीं आ पा रहे, डोंट वरी, वो लोग बाद में भी आ सकते हैं और थोड़े दिनों बाद आके इस बस में चढ़ जाइएगा. और जो लोग पहले से चढ़ गए और उनको बीच रास्ते में रियलाइज होता है कि दे आर नॉट इनटू अ राइट बस, दे मे गेट डाउन ऑल्सो. सो और मे भी उनको कुछ जरूरत हो गई, तबीयत खराब हो गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो बस से उतर जाएं और अपना टिकट भुना लें. इस केस में जो ये उतरने चढ़ने का पूरा लिक्विडिटी प्रोसेस है, यानी कि कोई आदमी उतरा और उसे उसके टिकट का पैसा रिम्बर्स करना है, या कोई आदमी चढ़ा और वो पैसे देता है अपने टिकट के, तो वो सब फंड खुद करता है. सो ये जो यूनिट का सेल परचेज है वो बस खुद करता है, वो किसी और को नहीं कहता करने के लिए. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड ओपन एंडेड बस. एंड द सेकेंड इज द क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड में बस के दोनों दरवाजे बंद हैं और किसी को चढ़ना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दरवाजे तो बंद है, तो बस किसी के लिए रुकनी नहीं है. तो वहां पे क्या होता है, बस का ड्राइवर कहता है देखो अगर कोई अपनी सीट से उतर जाता है तो वहां पे कोई दूसरा बैठ सकता है. सो सीट इज एक्सचेंज्ड एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिक्विडिटी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. सो यू अगर किसी को बैठना है तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो बोलेगा भाइयों कोई बस से उतर सकता है क्या, मुझे बैठना है, और वो उसका टिकट का प्राइस पे करेगा और बस में बैठ जाएगा. सो इट्स समथिंग लाइक क्लाइंट टू क्लाइंट इंटरेक्शन होता है. फंड का इसमें कोई रोल नहीं होता क्लोज एंडेड में, ठीक है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड कैसे होते हैं, और इस तरह से हमारा फंड का जर्नी चलता है. हम जैसे एडवाइजर आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरह सिखाते हैं टाइम टू टाइम कि कौन सी बस सही है, किस बस की जर्नी बढ़िया रहेगी और किस बस में आपको मजा आएगा. ऑब्वियसली जो जर्नी होगी बसों की वो कई पैटर्न के हो सकते हैं. ऐसी भी जर्नी हो सकती है जो स्मूथ हो, एक भी बस में झटके ना आए. ऐसी भी हो सकती है कि बस में आपको बहुत आराम से नींद ना आए, क्योंकि बहुत बार बस कभी गड्ढे में जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, बट जर्नी इतनी मजेदार होगी कि आपको वहां जाके बहुत मजा आएगा. लेकिन जर्नी का जो रूट होगी, जो ट्रैवल का टाइम लाइन होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. और यहां पे क्या होगा कि बस स्मूथ तो चली लेकिन पहुंचेगी कहां, बहुत छोटे से जगह पहुंचेगी. तो मान लो एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें तो सब कुछ स्मूथ है और 6% की रिटर्न मिल रही है, तो मे बी इफ यू आर हैप्पी इन दैट ओके, बट इफ द जर्नी इज इवन टफ एंड यू आर गेटिंग 20% रिटर्न, यू वुड रादर चूज इट इफ यू कैन एब्जॉर्व दिस शॉकर्स. तो जिसकी हम टाइम टू टाइम आप लोग को ट्रेनिंग देते रहते हैं इन शॉकर को सहने के लिए. आपको याद होगा हम लोगों ने 2-3 वेबिनार किए फियर एंड ग्रीड के ऊपर, और लोगों को समझाते हैं कि अपनी जर्नी में अपने इमोशंस को कैसे संभालना है, तभी जाके आप इस जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन का लाभ ले पाएंगे. सो देयर आर डिफरेंट, देयर कैन बी अ मिक्सचर लाइक हाइब्रिड फंड्स, थोड़ा सा झटका लेकिन ओवरऑल स्मूथ रहता है, फिर झटका फिर ओवरऑल स्मूथ रहता है. तो जर्नी कैसी लेनी है, इसी पे हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ जब बैठते हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल, उनके क्षमता ऑफ फियर एंड ग्रीड एब्जॉर्ब करने की इमोशंस को समझते हैं, तब हम प्रोडक्ट देते हैं. चलिए, तो ये क्लैरिटी आपको मिल गया कि म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका रोल एंड ड्यूटीज क्या है, और वो बेसिकली उसे कैसे निभाता है. तो रोल्स एंड ड्यूटीज पे जरा थोड़ा सा और ध्यान देते हैं. जो बस का ड्राइवर है या बस का मालिक है,
उसका रोल है टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्ट इन गुड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब अगर मैंने कह दिया उसे मनाली जाना है, तो ये बस के ड्राइवर का काम है कि मनाली का जो रूट होने वाला है, जो बेसिकली उसका ट्रैवल का रोड होने वाला है, वहाँ बहुत सारे रोड हो सकते हैं, उसको प्लान करना है कि वो रात में ट्रैवल करेगा कि दिन में करेगा, उसे चंडीगढ़ होके जाना चाहिए या ऋषिकेश होके जाना चाहिए। सो ये सब जो प्लानिंग है हम उसी के लिए उस पर भरोसा करते हैं। और लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो डेविएट नहीं होनी चाहिए, उसका रोड भले वो डेविएट हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसे मनाली पहुंचना है तो हमें मनाली के लिए ही जा रहा होगा, उसका जो विजन होगा वो वही होगा। सो दैट्स द रोल। एंड एज यू गो फॉर द ड्यूटी, ऑब्वियसली और उनकी ड्यूटी ट्रस्ट की तरफ है। ट्रस्ट कौन है? हर एक म्यूचुअल फंड इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबके बिहाफ पे एक ट्रस्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। सो दैट ट्रस्ट बेसिकली इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी जो हमारा रखवाला होता है। हम सब इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो एएमसी से यानी ड्राइवर से क्वेश्चंस करता है, वो उसको रूल्स याद कराता है कि देख भाई आगे जाके रेड लाइट आएगा वहां रुकना है, देख भाई रॉन्ग टर्न नहीं लेना है, यू टर्न लेने से बस में गिर सकते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बहुत सारे नियम कानून जो, और वो नियम बनाता कौन है? ऑब्वियसली सेबी जो बनाती है, उसको बस वाला अबाइड कर रहा है सही से, इस बात की इंश्योर करने के लिए ऐसा हम लोग बनाते हैं ट्रस्ट। खैर फाइनली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर एंड द ओनर दैट ऑल रेगुलेटरी नॉर्म्स आर बीइंग पेड ऑफ। ठीक है, नाउ अब जब ये बस की जर्नी आ गई दोस्तों, तो थोड़ा हम नॉर्मल वे में इस चीज को समझते हैं। When we talk about mutual fund vehicle, and as you all very well now understood कि म्यूचुअल फंड एक vehicle ही है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये जा रही है कहीं पे। तो अब आपको अपनी सवारी के बारे में सोचना है। तो देखिए ये जो पीछे बैठे हैं सब ये लोग यूनिट होल्डर्स हैं। ऑब्वियसली ये ड्राइवर है जो फंड मैनेजर है और ये अपनी फीस लेता होगा ड्राइविंग का, और ये जो यूनिट होल्डर है ये पूरे बस के मालिक हैं। दोस्तों ये पूरे बस का ओनर कौन है? यूनिट होल्डर्स, यही अकेले मालिक हैं। तो म्यूचुअल फंड की यही सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है, इसका कोई मालिक नहीं है कि कोई लेके भाग जाएगा या चोरी हो जाएगा। आप लोग सब जो इन्वेस्टेड हैं सब ओनर है जो अंदर बैठे हैं, और इक्वल प्रोपोर्शन में ओनर है जितना आपने सीट खरीदा है। 4 सीट वाला 4 सीट का मालिक है, 1 सीट वाला 1 सीट का मालिक है। तो जर्नी जब पहुंचेगी और डेस्टिनेशन में जो भी मजा आएगा वो 4 सीट वाले को 4 टाइम्स मजा आएगा, 1 सीट वाले को 1 टाइम मजा आएगा। सो अल्टीमेटली सबका एक इक्वल प्रोपोर्शन में चीजें बटा हुआ है। ये दरवाजे हैं, यहां से कोई आ सकता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्री तो इट्स ओपन एंडेड एंड एग्जिट इज अगेन ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड स्कीम में ये एंट्री एग्जिट के 2 दरवाजे होते हैं, और जब भी बस चलती रहती है, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, और बस का जो मालिक है वो अकॉर्डिंगली टिकट खरीदता है या बेचता है। और टिकट जो सेल है महंगी भी हो सकती है और सस्ती भी, डिपेंडिंग अपॉन बस का उस समय स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से दिल्ली चले और बस बहुत अच्छी चली, स्मूथ राइड है, कोई दिक्कत नहीं है और हमें गेन मिला है, तो हमारा टिकट महंगा होगा। और बस का किसी कारण से कोई जर्नी में टफ हो गया, कुछ झटके बहुत लग रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, मार्केट गिर रही है, सो हो सकता है टिकट सस्ता होगा। तो खैर ये जो रेट होती है उसे एनएवी कहते हैं दोस्तों, और ये एनएवी यानी बस के टिकट का भाव रोज सुबह में छप जाता है और हर जनता को पता लगता है। और कौन छापता है? तो छपने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए तो अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन छपती है एमफी, हमारे जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का उस पे साइट है, उस इंस्टीट्यूशन का, उस पे जाके वहां पे आ जाता है। नाउ व्हाट फ्रैंकलिन हैज डन, चलिए अब इस पूरी कहानी को आप समझ गए। तो इसमें फ्रैंकलिन ने क्या कर दिया भाई? तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने क्या कोई बस हिट कर दी, मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया? क्या बस को लेके वो गलत लेन में चले गए, या हम लोग को किडनैप करके सारे ट्रैवल को भाग गए, ट्रैवलर्स को? क्या उन्होंने डेस्टिनेशन बदल दी? आखिर हंगामा किस बात का है? तो हमें जरा ये समझना है। एक्सीडेंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं, बस बड़े आराम से स्मूथ जर्नी पे चल रही है। क्या बस ने लेन बदल ली? नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता। सेबी हमें कंट्रोल करती है, प्रॉपर ढंग से है, फ्रैंकलिन जैसे एथिकल कंपनी, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या उन्होंने डेस्टिनेशन चेंज कर दिया क्या? नहीं भाई, इसकी भी कोई बात नहीं है। तो आखिर हुआ क्या? तो हुआ यह है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बस अब नए ग्राहक पिक नहीं करेगी, तो कोई ट्रैवलर इस पे चढ़ नहीं सकता इमीडिएट इफेक्ट से। और उन्होंने यह भी कह दिया कि कोई उतर भी नहीं सकता। तो बस से ना कोई चढ़ सकता है ना उतर सकता है। दैट इज द अनाउंसमेंट। नाउ दे अनाउंस्ड कि बस जब रुकेगी नहीं कहीं बीच में
और जहां भी उसको फाइनली रुकना है वो रुकेगी तो डीबोर्ड कर देगी। जैसे मान लो अब बस दिल्ली रुकी तो दिल्ली में सबको उतार देगी, अगर यहां लखनऊ से कानपुर में रुकी तो कानपुर में कुछ लोग को उतार देगी, तो कुछ लोग को नहीं उतार देगी। लोग तो फाइनली एक फाइनल डेस्टिनेशन जो उनकी है वही जाके उतरेंगे, लेकिन वो टिकट का पैसा आपको रिम्बर्स करने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगी देख भाई कानपुर आ गया, अब कानपुर तक का पैसा तू पकड़ ले, अब आ गया गोरखपुर, यहां तक का पैसा पकड़ लो, और दिल्ली पहुंच के मैं तुम्हारा सब खत्म करके तुम लोग सबको बस से उतार दूंगा। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो दिल्ली है, बस में सब लोग बैठे रहेंगे, सबको अपने टिकट के पैसे थोड़े थोड़े करके रिइंबर्समेंट बेसिस पे मिलते जाएंगे। सो कहानी को इस तरह से समझने में आपको आराम लगेगा कि बस चल रही है, सेफ है, कोई उसमें इश्यू नहीं है, बस अपने डेस्टिनेशन के लिए चल जहां थी वहां से वो थोड़ा सा पहले रुकने का अनाउंसमेंट कर चुकी है। मान लो ये बस जाने वाली थी मुंबई, अब उन्होंने कहा हम दिल्ली से आगे नहीं जाएंगे, तो चलिए दिल्ली में हम पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली तक आप लोग को ऐसे ही परेशान नहीं बैठना है, आप लोग बस में बैठे रहिए, मैं आपके हर स्टेशन पे आने पे थोड़ा थोड़ा पैसा उस स्टेशन तक का जो टिकट का भाव है वो रिम्बर्स कर दूंगा, ठीक है, देता जाऊंगा, तो आप अपने पैसे वापस लेते जाएंगे। सो व्हाट इज बैड इन दिस ट्रैवलर्स पॉइंट ऑफ व्यू? तो ये हमें समझना है कि इसमें बुरा क्या हुआ। तो सबसे ज्यादा बुरा ये हुआ कि दोस्तों मैं बस में बैठा था मुंबई जाने के लिए, और बस कहां चली गई? बस चली गई जाके मुझे दिल्ली में उतार दिया। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। हमें बॉम्बे जाना था, लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, या मुझे कुछ वहां पे जाके कुछ हासिल करनी थी, और मुझे दिल्ली में उतार दिया जाएगा अचानक, मुझे ये पता चलता है। सो दैट इज समथिंग बैड फॉर अ ट्रैवलर। नाउ व्हाट इज सेकंड बैड? आई विल हैव टू चेंज माई बस फ्रॉम दिल्ली टू कंप्लीट माई ट्रैवल जर्नी। मुझे अगर वो जर्नी करनी ही है दोस्तों, मुझे मुंबई जाना है, मैं इस तरफ दिल्ली में उतर के क्या करूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दिल्ली उतर के चेंज करना पड़ेगा, दिल्ली उतर के बस बदलनी पड़ेगी। सो दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। एंड थर्ड, और ये भी हो सकता है दोस्तों कि जिस समय मैं बस बदलूं मुझे उस समय सही बस ना मिले या अच्छी बस ना मिले, तो मेरा तो पूरा बेकार हो जाएगा ना पर्पस। मान लो मुझे वो टिकट महंगी मिले, उस समय जब मैं दिल्ली उतरूं पता लगा जिस बस में जा रहा हूं वो कह रहा है नहीं भाई, तो मिला है मेरे को 10 रुपया और टिकट खरीदना पड़ रहा है 20 रुपए की, तो ये मुझे एक रिस्क और डर लग रहा है। नाउ थर्ड इज, जब ये बस फर्दर जाएगी नहीं है, मैं आज ही जानता हूं, आज ही मुझे पता है कि दिल्ली के बाद मुझे बस बदलनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मुसीबत यह है कि मैं स्टिल वेट करना पड़ेगा दिल्ली तक, मुझे उतरने नहीं दिया जा रहा, मुझे उतरने नहीं दिया जा रहा। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच इज बैड फॉर अ ट्रैवलर्स। नाउ आपको इस वेबिनार में मैं ये बताने नहीं जा रहा हूं कि ये डिसीजन लेने के पीछे उनके रीजन क्या हैं, क्यों उन्होंने लिए, ये सब बातें तो आप समझ जाएंगे, और या मेरे अगले वेबिनार्स में भी मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि पोर्टफोलियो, इकोनॉमिक सिस्टम, क्रेडिट रिस्क, कोरोना कोविड-19 की क्राइसिस, बस में आने वाली जर्नी की तकलीफें, तो इन सब बातों को आज हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। हम तो अभी प्रोसेस को समझते हैं कि हुआ क्या, बुरा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, और आपके लिए इसमें क्या है। तो मेरे ख्याल से यहां आप लोग सब ये बात समझ चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब मुझे अब बस में पता चल गया कि बस आगे नहीं जाएगी, तो मेरी डर क्या क्या है, जरा डर के बारे में समझे। अगर मैं एज ए निवेशक सोचूं, एज ए इन्वेस्टर सोचूं, तो मेरे क्या क्या एप्रीहेंशन है। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, ये ड्राइवर ने बस आगे नहीं ले जाने की सोची क्यों? ये मेरे मन में अब शक हो रहा है। क्यों सोची भाई? क्या मुंबई तक के रास्ते में कुछ खतरा है क्या? यानी रोड अहेड इज डेंजरस, तभी तो उसने बस नहीं लिया, वरना उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसे पैसे मिले हुए हैं, उसको फीस मिलना है, बस में हम लोग इत्मीनान से बैठे हैं, बस चलाता रहे। वो आखिर डर किस बात से रहा है? क्या आगे रोड खराब है? क्या ड्राइवर दिल्ली तक भी पहुंच पाएगा? मेरे को तो बोल तो रहा है वो कि दिल्ली तक जाने पे पैसे मिल जाएंगे भैया, वहां रास्तों में रिम्बर्स होता जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कानपुर जाके ही फुस हो जाए, या मेरे आगे जाके मेरे पैसे मिले ही ना, दिल्ली पहुंच के बोले सॉरी भाई पैसा बचा नहीं, मेरे को जो उम्मीद थी कि टिकट का भाव मिलेगा वो मिल नहीं रहा। क्या ऐसे भी दिन आ सकते हैं? क्या मुझे अपने टिकट का फुल वैल्यू मिलेगा जो स्टैंडर्ड रेट से मार्केट में है? कहीं ऐसा ना हो इस बंद कर दिया आगे और पीछे से, हम अंदर बैठे हैं, अब जो हमें पकड़ाएगा हमें लेना पड़ेगा। यानी क्या ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि मेरे टिकट का वो जो भाव मिलेगा वो मुझे सही देगा? ऐसा तो नहीं कुछ भी पकड़ा दे किसी को। तो खैर दोस्तों, ये जो मेरे फियर्स हैं, ऑब्वियसली इन सब के आंसर्स हैं, और आंसर्स बहुत सारे हैं।
तो आंसर एग्जाम्पल, अगर ड्राइवर को वाइंडिंग अप करने की क्यों सूझी? बिल्कुल सही कहा आपने, उसे रोड रिस्की लग रहा है, चाहे वो कोविड-19 का इश्यू हो, चाहे फाइनेंशियल लिक्विडिटी की इश्यू हो, उसे लग रहा है। और दोस्तों ये क्यों लग रहा है? क्या ऐसा सारे फंड को लग रहा है, यानी जितनी बसें चल रही सबको लग रहा होगा? नहीं। जो मुंबई जाने वाली बस है, यानी जिसे हम कह रहे हैं अपने डिस्कशन में डेट फंड्स, यानी जो लोगों को उधार देके कमा के आपको पैसा लौटाते थे, यानी लोगों को उधार देते थे, उनसे ब्याज कमाते थे या उनसे प्रॉफिट मिलता था और वो आपको देते थे। तो ये जो डेट फंड वाली बसें हैं, जो आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट करके उधार दिया करती थी, उनको तकलीफ है, क्योंकि उनके जो उधार लेने वाले व्यक्ति हैं उस कोविड-19 में अपना उधार चुकाने में सक्षम नहीं है, या फिर उनके बिजनेसेस को आगे हो सकता है कि इस तरह का झटका लगे कि वो उधार अगले 1 साल ना चुका पाए, या फिर वो समय पे ब्याज ना दे पाए। तो रोड तो खतरनाक है दोस्तों, ये तो बात तय है। तो जो बस वाले ने आपको बोला था कि चलो मुंबई मतलब हमारे केस में मैं फिर बोल रहा हूं डेट फंड, तो वो आपको जो है वो दिल्ली में ही उतारने का अगर फैसला करता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है और बहुत अच्छी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को पर्सनली अप्रिशिएट करता हूं कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि आज ही अपने ट्रैवलर को बोल दिया। वरना क्या होता है, आप हवाई जहाज में बैठे हैं और हवाई जहाज की क्रैश लैंडिंग होने वाली होती है, पता है आपको, पायलट लास्ट तक अपने अटेंडेंट्स को नहीं बताता है। इसलिए नहीं बताता कि वो डर जाएंगे, इसीलिए नहीं, सब मर जाते हैं। बता भी देता तो वो क्या कर लेते। लेकिन यहां पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट यह है कि इस जर्नी में आप बच सकते हैं, आराम से बचेंगे, क्योंकि आपको बचा के एक जगह छोड़ के उतार दिया जाएगा। तो अगर आपको फंड वाला बता रहा है आज ही, तो आप अलर्ट हो सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं अच्छा ये पैसे आएंगे तो मैं अब कहां लगाऊंगा। आप अपने एजेंट से डिस्कस कर सकते हैं। और फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझ आ गया कि इस जर्नी में तकलीफ है, तो और भी अगर आप ऐसे ही बसों में सवार हैं तो कुछ थोड़ा बहुत उस बारे में भी अपने एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं कि भाई जब मुंबई जाने वाली बस में फ्रैंकलिन को खतरा है, तो क्या मेरे और भी मुंबई जाने वाली बसों में तकलीफ हो सकती है, और मेरे पोर्टफोलियो में क्या ऐसी हैं बसें जो मुंबई जा रही हैं, तो मुझे प्लीज बताओ। तो ये सब आपके लिए बड़े फायदेमंद बातें हो सकती हैं। खैर, बिगेस्ट क्वेश्चन यहां पे अभी भी एक रहता है जो सब लोग पूछेंगे कि क्या ये ड्राइवर की गलती से, मतलब ड्राइवर सक्षम नहीं है या रूट अच्छा नहीं है? ये जो सवाल है ये फ्रैंकलिन को से सब पूछेंगे कि भाई साहब आखिर आपके ड्राइवर में कमी थी या इस रूट में ही खराबी है? क्योंकि जो दूसरे बस ड्राइवर हैं, जो दूसरी कंपटीशन कंपनीज होगी, वो हमेशा चीख चीख के दुनिया को यही कहेगी कि अरे फ्रैंकलिन का ड्राइवर खराब है, फ्रैंकलिन का ड्राइवर में ही कमी थी, क्योंकि रूट पे तो मैं भी चल रहा हूं, मेरी बस को तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा बोलने वाले लोग पैदा हो चुके हैं दोस्तों, और पैदा होंगे। हमें और आपको समझदारी से इस बात का इवैल्यूएशन करना है कि फ्रैंकलिन का ड्राइवर खराब है या फ्रैंकलिन ने यह कदम रूट खराब होने के लिए ली है, और यहीं पे आपका पूरा डिसीजन टिका हुआ है कि हम क्या करें। तो चलिए, मेरा पहले क्या कंक्लूजन है उससे पहले मैं आपको इस बात पे आऊं। हां, लेकिन मेरा कंक्लूजन, मैं इतना तो जरूर कहूं कि ड्राइवर खराब नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर ड्राइवर खराब होता तो उसकी जो पूरी लिगेसी है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चरल शेप है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, वो सब खराब होते, विच आई एम नॉट एबल टू एग्री। सो ड्राइवर इज नॉट बैड। ड्राइवर ने सोचा था कि मैं मनाली जाने के लिए ये गांव वाला रास्ता ले लेता हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसको जैसे ही गांव वाले रास्ते में उतरा तो वहां दिखा कि माओवादीज ने कैप्चर करके गांव में अटैक शुरू कर दिया है, और उसको यह खबर मिल गई कि आगे हाईवे तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो वो क्या करेगा? वो अपने सब बसों को सही सेफ रास्ते पे मोड़ देगा, और जहां पे आगे पहुंचने के लिए उसने ये रूट लिया था, उस रूट को छोड़ के वो किसी ऐसी जगह पे सभी पैसेंजर को उतार देगा जहां से वो सही जा पाए। तो ये तो एक अच्छे ड्राइवर की निशानी हुई ना। एक बुरा ड्राइवर तो ले जाके आपको घुसेड़ देता उस इमरजेंसी में, और जो तकलीफ होती आप झेलते। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा जब वो जिस रास्ते निकल पड़ा था सोच के कि जल्दी मिलेगी, वो नहीं मिली। थोड़े बहुत उसे नुकसान सहने पड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि पूल में पैसा है, वो नुकसान सब पे बंट के अगर आएगा भी तो बहुत मिनिमल आएगा, और हम लोग सब एटलीस्ट जान तो बची, इस बात की खुशी तो मना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम
इसी बात में आए कि अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो बेस्ट एक्सपीरियंस फंड है, ये भी दूसरा सवाल है कि जो मुंबई नहीं जा पाएगा तो क्या दूसरे जा पाएंगे? एक सवाल तो यह है कि ड्राइवर है या रूट है। दूसरा सवाल है कि क्या अगर फ्रैंकलिन नहीं जा पाया उस मुंबई के रास्ते पे तो कोई और जा पाएगा? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है दोस्तों। थर्ड, is there an advance signal for me to take appropriate action on all buses I am traveling? क्या मुझे ये appropriate action लेना पड़ेगा कि जो भी बसें चल रही हैं मैं जो मुंबई जा रही हैं सबसे उतर जाऊं? चलिए, तो अब आ जाता है मेरे कुछ खास आंसर। मैं फिर डिस्क्लेमर लूं, ये मेरा पर्सनल है, चाहे इन्फिनिटी का मैं फाउंडर मेंबर हूं, बट स्टिल ये मेरा पर्सनल व्यूज है। हाँ, तो कोई इस पे डिबेट क्वेश्चंस मेरे तक ही आ सकती है। कंपनी की एज सच पॉलिसी मेरे से ड्राइव होती है। सो इस वक्त जब मैं ये बोल रहा हूं तो ये कंप्लीटली प्राइवेट एंड पर्सनल आंसर्स हैं। सो दोस्तों, विद दैट एक्सक्लेमर, यस इट इज मोर अबाउट द रूट देन द ड्राइवर। मेरा मानना है रूट की ज्यादा डिस्कशन होनी चाहिए, जिसमें गड़बड़ी आ गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ड्राइवर स्टिल अच्छा है, बढ़िया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, उसकी ड्राइविंग स्किल पे। और अगर मैंने उसकी बस में बैठ के उसे कहा था, हाँ भाई तू गांव के रास्ते लेना है ले ले, ये तो मैंने भी कहा था ना। मैंने कैसे कहा था? क्योंकि जब वो रास्ता ले रहा था तो उसने मुझे बताया था। दोस्तों, इसे कहते हैं फैक्ट शीट। फैक्ट शीट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने वो खोलता हूं फैक्ट शीट कि कैसे उसने आपको बताया था और आपने वो जानने के बाद बस में सवारी की थी। तो मान लो मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डेट फंड्स में आता हूं, इक्विटी, मैं उसके सारे डेट चुन लेता हूं कैटेगरी में, ऑल क्रेडिट रिस्क पकड़ लेता हूं। चलो एक एक करके करते हैं। अच्छा, पहले मुझे डीसेलेक्ट करना होगा ऑल इक्विटी फंड। जस्ट अ क्विक, फंड हाउस हमने चुना फ्रैंकलिन। ओके, चॉइस नंबर 2, हम चॉइस नंबर 2 जाते हैं ऑल डेट फंड्स, और ऑल डेट फंड्स में जाके मैं अपडेट कर देता हूं फंड लिस्ट। चलिए, अब मान लो ये क्रेडिट जिसमें सस्पेंडेड लिखा है दोस्तों, मतलब वो सस्पेंड हो गया, मतलब ये बंद कर दिया उन्होंने। चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूं जिसको उन्होंने सस्पेंड किया। आइए देखते हैं उसकी क्या हाल है। ये देखिए, ये क्रेडिट रिस्क फंड था, और जरा हम इसकी पोर्टफोलियो देखते हैं। ये है इसकी पोर्टफोलियो। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अदानी रेल, पिरामल इंटरप्राइज, सारे डिवेंचर्स हैं। ओके, कोई शेयर्स नहीं है, इन्होंने कोई इक्विटी में किसी को नहीं दिया, सबको उधार दिया है, और उधार के बदले कुछ कुछ लिया होगा उससे, किसी से शेयर रखवाया होगा, किसी से कुछ और रखवाई होगी तो कोलैटरल होगी, कुछ और उनके सब्सिडियरी कंपनी में हो सकता है शेयर रखी हो। तो जो भी उन्होंने तरीका लगाया उन्होंने ये आपको बताया, और ये फैक्ट शीट हमेशा छपती है। और जो ये फॉल हुआ, अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया, इनकी परफॉर्मेंस में ये जो ग्रे लाइन है जो आपको ये दिख रही है, ये लिक्विडिटी वेटेज है, और ये फ्रैंकलिन का यहां फॉल हुआ। सो अगर आप देखेंगे ये डेट्स, तो जनवरी में इस समय थोड़ा सा सेल आया, यानी लोगों इनको सस्ते पे अपने ये बॉन्ड्स बेचने पड़े, तो एनएवी ड्रॉप हुई। फिर ये चलता रहा, फिर ये सेकेंड ड्रॉप आपको आई 25 मार्च को, जिसमें ये अनाउंसमेंट हुआ कि भैया अब हम नहीं कर। लेकिन उसके बाद अब देखें 26, ये सब ये ठीक है, और यहाँ पे स्टेबल चल रहा है। तो अब ये जर्नी इनको लग रहा है कि फर्दर कोई नीचे इस तरह के झटके ना आए तो बेटर है। ये तो हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं सिस्टम में, और ये टोटल जर्नी में अगर हमको मान लो 3 साल की जर्नी में 5% का लॉस है, तो 3 साल की टोटल 5% डिवाइड कर दें तो 1% पर ईयर है। सो आपकी जर्नी में ये लॉस इक्वल प्रोराटा डिवाइड होने पे बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा, मतलब बहुत खराब नहीं दिखेगा आपको। तो लेकिन यहां पे जो आपका इंपॉर्टेंट है कि आगे ना हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने क्या किया, ये आपको रोक दिया और बोला जैसे जैसे मुझे, ये सब स्टेशन है उनके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का स्टेशन आएगा, आपको सबको टिकट का पोर्शन में रिम्बर्समेंट मिल जाएगी। अदानी रेल का स्टेशन आएगा, सबको पैसे मिल जाएंगे। और उस तरह फाइनली जब सारे स्टेशन खत्म हो जाएंगे तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे और आपको बस से उतार दिया जाएगा। अगर चांसेस हो कि कोई स्टेशन पे पैसे नहीं मिले, मान लो विस्तार फाइनेंशियल ने उनको पैसे नहीं दिए, उसने कहा बाद में देंगे, तो वो वाला पोर्शन पड़ा रह जाएगा फंड में, और जब आपका मिलेगा तो आपको लौटा दिया जाएगा। सो अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो 10.5% ही मिलनी है ना दोस्तों।
तो इनसे तो मुझे 10.5 मिलनी है, इनसे 12.4 मिलनी है, इनसे 12.8 मिलनी है। तो आज बुरा दिन है, मान लो स्टरलाइट नहीं दे पा रहा है, पर मुझे तो 12.5 मिलना है, तो मैं उसकी मैच्योरिटी 2022 में है तो 22 में मिलेगी, 2024 में मुझे 9-20 मिलेगा, 2030 की है रिवाइंड। तो हो सकता है कि मुझे 2030 तक ना बैठना पड़े, मुझे अगर भाव मिल रहा होगा बाजार में तो बेच दूंगा। तो ड्राइवर आपको या तो बॉन्ड बेच के पैसा दे देगा, या फिर आप लोगों के हिसाब से अच्छी रिटर्न जहां मिल रही है वहां लेता रहेगा और बोलेगा ठीक है यार, जब कोविड ओविड ठीक हो जाएगा तो तुम्हें पूरी मैच्योरिटी वैल्यू मिलाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। सो दोस्तों, आपका ये भयंकर रिटर्न भी आ सकता है, ये लॉसेस भी कवर हो सकते हैं, क्योंकि अब जो ये मैच्योरिटी आएगी, मान लो यहाँ 1030 की मैच्योरिटी आ गई तो एकदम से टिक ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको समझनी होगी, जो हम अगले सेशंस में आपको आराम से बताएंगे। फिलहाल इस सेशन में जो हम बातें कर रहे हैं वो यहां तक पहुंच गया कि भाई साहब, आज के दिन में जो आंसर है मेरा कि यस, मोर अबाउट अ रूट है, नॉट अबाउट अ ड्राइवर, हैव फेथ। सिंस द रोड अहेड इज नॉट एंटिसिपेटेड, जैसा सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए ड्राइवर ने स्ट्रैटेजी बंद की और चेंज की, विच इज वेरी वेरी गुड। अदरवाइज इनजस्टिस हो जाता। आप सोचिए, अगर इस बस में से आज ड्राइवर उतरना दूसरों को अलाउ कर देता तो जो लोग उतरते वो अपना टिकट का भाव मांगते, उनके टिकट का भाव देने के लिए, रिम्बर्समेंट देने के लिए ड्राइवर को कोई बॉन्ड बेचनी पड़ती जो 12.5 और 10.5 और अच्छे रेट की यील्ड की बॉन्ड है, मुझे बेचनी पड़ती। और बेचते तो जो लोग बेचारे बस में बैठे हैं उनका सपना टूट जाता, क्योंकि वो इतने हाई यील्ड के बॉन्ड के एवज में ही तो बस में बैठे हैं, और उनको बेचारों को पता चला कि अरे वो तो बॉन्ड ही नहीं रहा, क्योंकि 4 आदमी जो कल उतरे थे उनको पैसे देने के लिए मुझे वो बॉन्ड बेचनी पड़ गई। सो दिस कैन बी इनजस्टिस टू पीपल हु आर सिटिंग इन द बस, एंड बहुत लोग चालाकी भी दिखा सकते हैं। कोई इस वक्त बोले कि भाग जाओ, बाद में देखा जाएगा, जो रह जाएंगे वो बेचारे फंस जाएंगे। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने दोनों पक्ष को रोकते हुए बाय और सेल दोनों को एक जगह हॉल्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये सब कुछ अच्छा हुआ, हम सब के लिए अच्छा हुआ। तो यहां आपको अप्रिशिएट करना होगा ऐसी बोल्ड स्टेप को। और उसके बाद थर्ड, यस इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिमेन ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट। ये जो मेरा आंसर है, जो क्वेश्चन था आपका, क्या इस रूट पे मुंबई जाने वाली बसें दूसरे कंपनी के भी हैं, उससे भी उतर जाएं? बिल्कुल उतर जाइए। मैं तो कहूंगा किसी भी बस में आप बैठे हैं और वो मुंबई जा रही है, यानी क्रेडिट रिस्क में है या फिर इस तरह के इसमें, आप उतर जाइए उससे। लेकिन कुछ बसें हैं, यहाँ एक्सेप्शंस हैं, जो क्लेम कर रही है कि मेरे में एयर बैग है। एयर बैग का मतलब वो कह रही है मेरे में एकदम AAA रेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी, और या फिर सॉरी क्रेडिट रिस्क में तो वो कह रही है कि AAA रेटेड और हाई यील्ड कंपनी है जहां डिफॉल्ट के कोई चांस नहीं है, मैं तो बस चलाता रहूंगा। तो भाई एयर बैग्स के साथ बैठना है, सेफ्टी मेजर्स आपको देखनी है और बिना डरे हुए जर्नी पूरी करनी है। तो ये सिर्फ आपका चॉइस होगा, इसमें कोई नहीं बोल सकता। बट वो बसों का क्लेम जो हमारे पास आ रहा है, मैं अपने क्लाइंट्स को वो नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई, मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, तेरे बस में एयर बैग है, लेकिन मुझे इस वक्त ये क्रेडिट रिस्क स्ट्रैटेजी नहीं लेनी है। तो और कुछ भी नहीं, मैं बाकी सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूं, हम इतना कह रहे हैं कि जिस बस को फ्रैंकलिन ने बंद किया है, क्रेडिट रिस्क कहते हैं उसे, और ये क्रेडिट रिस्क कैटेगरी को हम दोस्तों उतरना चाहते हैं इस वक्त। नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द जर्नी। थोड़ा क्लैरिटी और देता हूं। एज यू नो, देयर आर फॉलोइंग 3 ब्रॉड बसेस। डेट, जिसका एम होता है स्मूथ ट्रैवल, स्मूथ रोड, और वो चाहती है कि लोगों को झटके कम लगें। सो ये एम होता है, लेकिन अगर ये एम ब्रीच होगा तो बस का जर्नी खराब होगा। और इनका टारगेट क्या होता है? इनका टारगेट होता है बैंक एफडी के आसपास पहुंच जाऊं, तो वही इनका डेस्टिनेशन है। इक्विटी जो होता है उसका एम होता है एक एडवेंचरस, थोड़ा सा टफ रूट लेना, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम टफ रूट से काम करेंगे तो स्पीड ज्यादा मिलेगी, हम बार बार ब्रेक नहीं लगा के चलते रहेंगे, भले झटके आए, तो वी कैन रीच टू अ डेस्टिनेशन इन फास्टर मैनर। सो इनका टारगेट क्या रहता है? ये एवरेस्ट पहुंचना चाहते हैं और हाईएस्ट रिटर्न एज पॉसिबल पाना चाहते हैं। हाइब्रिड, ऑब्वियसली इट एम्स टू टेक मिक्स्ड रूट ऑफ ट्रैवल, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा इक्विटी, और उसे जब लगता है कि रोड आगे भीड़ नहीं है बस जल्दी से खींच देता है, फिर उसे लगता है नहीं आगे थोड़ी जर्नी टफ है तो स्लो हो जाता है, फिर ऊपर चले जाता है। तो दिस इज हाइब्रिड एसेट एलोकेशन जिसमें हम कहते हैं। सो दोस्तों, ये 3 कैटेगरी ऑफ बसें होती हैं। हमारा जो इन्वेस्टर्स को राय होता है वो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल होता है। हम आपकी रिस्क प्रोफाइल को जब जज करते हैं, आपसे बातचीत करके हम समझ पाते हैं कि आपकी जो एपिटाइट है, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो क्या है।
अगर आपको रास्ते में वॉमिटिंग आने के चांस होते हैं, या हमें पता लगता है कि आपका सांस रुक सकता है, आपका कोई बीमारी है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कर्व वाली जर्नी, तो अकॉर्डिंगली हम आपको इस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करके देते हैं, डेट में, इक्विटी में, हाइब्रिड में, और तब हम समझते हैं। और अगर हमने किसी को, मान लो उसने समझाया कि हाँ भैया मैं आराम से बैठ सकता हूं, मुझे ये टफ जर्नी पसंद है क्योंकि मुझे एवरेस्ट पहुंचना है, और वो बैठ गया, तो कभी कभी बीच में जब हम रिव्यू करते हैं, जब वो घबराता है, जैसे आज कोविड के टाइम पे ये एवरेस्ट वाली सारी बसें घुस गई हैं, बहुत तेज से नीचे आ गई हैं, तो मुझे उन इक्विटी इन्वेस्टर्स को समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि साहब आपका जर्नी एवरेस्ट है, आप अभी क्यों घबरा रहे हो, ये तो आपके जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल था ही। ठीक है, उसी तरह हम हाइब्रिड वालों को हाइब्रिड में समझाते हैं, डेट वालों को डेट में समझाते हैं, बट जनरली इन्फिनिटी फिनसर्व में हम लोग एक एसेट एलोकेशन करते हैं, हम कुछ डेट, कुछ इक्विटी और कुछ हाइब्रिड का मिक्सचर बनाते हैं। सो जब हम ये मिक्सचर बनाते हैं, डेट, इक्विटी और हाइब्रिड, तो इसके कितने किसको देने हैं परसेंटेज, इसका हमारे यहाँ स्टेज है, कंजर्वेटिव स्टेज है, मॉडरेट स्टेज है, फिर हमारे यहाँ हाई रिस्क है और वेरी हाई रिस्क है। तो इस तरह हम लोग जो कैटेगरीज क्रिएट करते हैं दोस्तों, उस कैटेगरीज के हिसाब से हम आपका एलोकेशन बनाते हैं। ये एलोकेशन सब में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जाती है। ठीक है, जैसे मॉडरेट वाले में 50 डेट 50 इक्विटी हो सकती है, हाई वालों को अलग हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा आपको कई स्ट्रैटेजीज दी जाती हैं। स्ट्रैटेजीज क्या होती है, इस वाले रास्ते में मुझे पता है कि बस बहुत तेजी से जाएगी और रास्ता बहुत ऊंचा है लेकिन खराब होगा, तो हम आपको SIP की स्ट्रैटेजी देते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप टुकड़े में थोड़ा थोड़ा खरीदा करो ताकि आपको ये नीचे नीचे के सस्ते टिकट्स मिल जाएं और आपका जो कॉस्ट ऑफ टिकट है वो इतना लो हो जाए कि आपकी प्रॉफिट बहुत हाई हो जाए। तो हम यहाँ SIP का खेल करते हैं। उसी तरह हम हाइब्रिड में अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि भाई आपका जो हाइब्रिड ऐसे चलता है और ऐसे चलता है, तो आप क्या करो कि अपना विड्रॉल फिक्स कर लो, एक फिक्स विड्रॉल से आप अपना मनी लेते रहो, उसे SWP कहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपको पैसे मिलते रहें टिकट के टाइम पे और बस को चलने दो, तो कभी बस की जर्नी आपके विड्रॉल से नीचे चली जाएगी और कभी ऊपर, बट अंततः आपके सारे विड्रॉ के बाद भी ये जो गेन आपको मिलेगा ये बहुत अच्छा गेन मिलेगा, चाहे आपको चाहे आपके जनरेशन नेक्स्ट को। तो जनरली हम रिटायर्ड लोगों को हाइब्रिड में SWP के जरिए लाते हैं और कहते हैं आप अपनी जिंदगी में SWP से जी लो और अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को इसकी ग्रोथ से जीने दो। सो दैट इज द वे वी एक्सप्लेन। नाउ तो डेट फंड्स फ्रैंकलिन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको दिखाया क्या क्या सस्पेंड हुआ है। पहले देखते हैं, क्रेडिट रिस्क सस्पेंड हुआ है, ठीक है, जिसका मैंने अभी पोर्टफोलियो दिखाया। डायनामिक एक्रूअल करके उनका एक फंड था, वो सस्पेंड हुआ है। इनकम अपॉर्चुनिटी सस्पेंड हुई है और लो ड्यूरेशन सस्पेंड हुआ है, शॉर्ट टर्म सस्पेंड हुआ है और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सस्पेंड हुआ है। ठीक है, जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, बैंकिंग एंड PSU जैसे चल रहा है, कॉर्पोरेट डेट चल रहा है, फ्लोटिंग वेरी नाइस चल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर दोस्तों मुझे अगर ये वाली बात पे जानी है तो मैं हर एक कंपनी का क्रेडिट रिस्क आप लोगों को कह रहा हूं निकाल दो, तो बाकी चलने दो, कॉर्पोरेट और ये सब सभी के चलते रहेंगे। तो ये हमारा एक डिसीजन है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। इक्विटी फंड्स, इनके कोई सस्पेंड नहीं हुए हैं, जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, ऑल आर डूइंग वेल। एंड ऑब्वियसली इस समय 1 ईयर रिटर्न में जिस तरह सारा बाजार नीचे है, ये भी नीचे है, लेकिन इनके पास बढ़िया बेहतरीन इक्विटी फंड्स की फ्लीट है, जो हम कभी और चर्चा करेंगे तो जरूर आपको उस बारे में दिखाएंगे। और हाइब्रिड भी इनके पास एक से एक हाइब्रिड फंड्स हैं, अच्छी कैटेगरी के स्कीम्स हैं विच यू कैन रियली टेक एडवांटेज ऑफ। और जो जैसे आप इनका फ्रैंकलिन का देख रहे होंगे, US फीडर फंड, ये एक ऐसा थीमफुल फंड है जो आज प्रॉफिट भी दे रहा है, आपको देख रहे हैं 12% की रिटर्न दे रहा है एक साल में, जबकि सारे फंड नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है। तो ये इस तरह की यूनिक फंड्स हैं दोस्तों इनके पास। तो ड्राइवर तो कहीं से खराब नहीं है और ड्राइविंग इनकी बिल्कुल खराब नहीं है, सिर्फ खराब क्या हुआ, जो माहौल और रूट खराब हुआ, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी सेफ ले ली। नाउ हाइब्रिड फंड्स भी इसी तरह फ्रैंकलिन की अच्छी हैं, हम लोग उसे इंडोर्स करते हैं, वहां हम किसी कस्टमर को कोई चेंज नहीं कह रहे हैं और किसी भी तरह से कोई घबराहट नहीं कर रहे हैं। नाउ एज वी से म्यूचुअल फंड आर द सेफेस्ट रूट, हम उसे ठोक के थंपिंग हैंड से बोलते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड से बढ़िया और सेफ्टी तो कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल रेगुलेटेड है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आपको डिस्कस करने में जो वक्त लग जाए वो लग जाए, समझने में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर आपको गलत समझा दे वो हो सकता है, बट अगर आप सही समझे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको सही समझाया है, आप दोनों का मैच सही है,
तो दोस्तों कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट एक्शन है, जो है दिखता है, जो है पता है। डिसिसिव एंड लर्नड मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के मैनेजर्स ने जो स्टेप लिया है दोस्तों, ये आम इनडिसिसिव मैनेजर के बस की बात नहीं थी कि वो ले पाता। वो तो सोचता ही रहता, जाके बस उस पूरे भीड़ और मॉब में घुस जाती। तो आज जब उसने ये डिसीजन एडवांस लिया है, इतना बोल्ड डिसीजन लिया है, तो आपके हित में लिया है। इस सोच से लिया है कि चलो जो हो गया सो हो गया, जो आगे तो खराब ना हो, और जितना अच्छा हो सके और करके आपको दूंगा, क्योंकि अब बस में उसको ना किसी को पैसा लौटाना है, ना कोई हड़बड़ी है, तो वो आराम से मैच्योरिटी तक चीजों को अवेल कर सकता है और आपको हाई यील्ड दे सकता है। सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड डिसीजन। और म्यूचुअल फंड की यही खास बात है दोस्तों। और अगर मैं बोलूं फाइनल सजेशन, ऑब्वियसली मैं क्रेडिट रिस्क से सबको चाहता हूं डाउन हो जाओ। कॉर्पोरेट डेट में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इन्फिनिटी अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करी, सो देयर आर एक्सेप्शंस। हम कॉर्पोरेट डेट फंड से अभी सबको तुरंत नहीं उतार रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट डेट फंड से उतार रहे हैं, लेकिन क्रेडिट रिस्क फंड में जो भी बसें चल रही हैं, हम अपने ब्लाइंड बेसिस पे अपने क्लाइंट को कह रहे हैं उतर जाओ। उतरने का मतलब रिडीम कर लो या उनके लिक्विड फंड में स्विच कर लो, और वो स्विच के एक्शंस हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको देंगे। आप लोग को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों में से जिसके पास भी क्रेडिट रिस्क फंड होगा, खुद मेरा फोन आ जाएगा, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर आपको खुद फोन कर लेंगे। अदरवाइज आपको कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है। डिस्क्लेमर मैं फाइनली जरूर दे दूं दोस्तों इस बात की कि म्यूचुअल फंड्स इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए कोई भी बातें जो मैंने यहाँ कही किसी भी गारंटीड रिटर्न और टारगेट के बेसिस पे नहीं कही। मैंने आपको बताया है कि जर्नी कैसी होती है, जर्नी का रूट क्या हो सकता है। सो इसीलिए फिर भी इट इज एडवाइजेबल कि आप कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करें तो उसकी ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ लें या समझ लें कि क्या रूट की तकलीफें हैं, रूट में क्या होने वाला है, उस रूट में क्या क्या हो सकता है। फाइनली द व्यूज एंड एनालिसिस जो भी प्रेजेंटेड है मेरी अपनी है। मेरा नाम अभिनेश कुमार है, मैं इन्फिनिटी का को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। सो ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसे कंपनी के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाए। और ये जो वेबिनार का कंटेंट, फिगर्स वगैरह जो भी मैंने यहाँ दिखाया है, ये कंप्लीटली प्राइवेट है। पब्लिक सर्कुलेशन में कोई मेरा ये वीडियो यूज ना करे, आप प्राइवेटली इसको देखें। मेरे जो कस्टमर्स है उनके लिए बनाई गई है।